हाँ जी, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 का रिवीजन। ऑब्जेक्टिव ऑफ 27 बेसिकली डील करता है कि अगर आप जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी आपको स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और अगर आप कंसोलिडेशन बना रहे हो तो अगर आपको कंसोलिडेशन में जॉइंट वेंचर की ट्रीटमेंट आपको कैसे करनी है उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, बस इतना सा ही तुम्हें पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंड लोन में आपको ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर आप सेपरेट बुक्स बना रहे हो तो AS 13 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हो तो आपको ये सिस्टम बताएगा कि इस तरीके से आपको कंसोलिडेशन में जॉइंट वेंचर की ट्रीटमेंट करनी है। कंसोलिडेशन में सारे का सारा जॉइंट वेंचर कंसोलिडेट नहीं होता, सिर्फ जो जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज होती हैं उनका कंसोलिडेशन होता है। अगर आपके जॉइंटली कंट्रोल एसेट है और अगर आपके जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं तो उस केस में कंसोलिडेशन नहीं होता। कंसोलिडेशन तभी होगा जब आपका जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज होंगी, उसे प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। तो उसके बारे में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जॉइंट वेंचर एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। इट इज एन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर 2 or more parties undertake an economic activity which is subject to joint control। यानी कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टी, कोई भी 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हैं और जिसके ऊपर दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। ये एक ऐसा फीचर है जो बाकी इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। ज्वाइंट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ज्वाइंट वेंचर को स्टडी करना चाहते हो। आप 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज हो, इन्वॉल्व हो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और तो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कर रहे हो और आपका ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए। 3 चीजें चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा पीपल, ठीक है, पार्टीज मतलब लोग भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी हो सकती हैं, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हो, और तीसरा उनके ऊपर उनका ज्वाइंट कंट्रोल हो। ये तीनों चीजें जब यस हो जाएंगी तो वो आपका ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो और आपका उन एक्टिविटीज के ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल हो, तो हम मानेंगे कि वो आपके ज्वाइंट वेंचर की डेफिनेशन में आ जाती हैं। ठीक, तो 2 or more पार्टीज टुगेदर होनी चाहिए। पार्टीज कैन बी इंडिविजुअल्स, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, BOI, AOP, कंपनी, फर्म, कोई भी हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिविटी विद प्रॉफिट मेकिंग मोटिव। आप उसके लिए समाज कल्याण के लिए ज्वाइंट वेंचर नहीं बना सकते, आपका ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब सारे के सारे डिसीजन ज्वाइंटली लिए जाएंगे। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब कभी भी 50-50% नहीं होता। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब सपोज करो मेरा 70% शेयर, आपका 10% शेयर है, फिर भी मुझे आपका कंसेंट चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। यूनानिमस जब डिसीजन होंगे तो ज्वाइंट कंट्रोल होता है। मान लीजिए मेरा 99% शेयर है, आपका 1% शेयर है, तो इसका मतलब मैं डिसीजन अगर ले रहा हूं अकेला तो वो ज्वाइंट वेंचर नहीं है। तब भी मुझे आपका 1% शेयर है, तभी मुझे आपकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, दोनों का डिसीजन चलेगा, मिलके डिसाइड करेंगे, तो वो ज्वाइंट कंट्रोल है, ठीक है। लोगों को लगता है ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब 50-50 ओनरशिप होती है, ऐसा नहीं होता। ज्वाइंट कंट्रोल में ओनरशिप अलग अलग हो सकती है ज्वाइंट वेंचर की, लेकिन ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब मिलके डिसीजन लेना होता है, कलेक्टिव डिसीजन लेना होता है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट कंट्रोल। वो बड़ा जरूरी है। आई थिंक दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पे ज्वाइंट कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। कंपनी में तो जिसके पास 70% शेयर है वो अकेला डिसीजन लेगा, 30% वाले को तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी अगर किसी पार्टनर के पास मेजर शेयर है, अदर देन जब नए पार्टनर को लेना हो या सबकी कंसर्न लेनी पड़ती है, अदरवाइज तो जो मेजर पार्टनर होता है वही डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन ज्वाइंट कंट्रोल में आपको सबका, जितने भी मेंबर्स हैं उस ज्वाइंट वेंचर के, सबका पार्ट सुनना पड़ता है। जो वेंचरर्स होते हैं सबकी सुननी पड़ती है, चाहे उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम क्यों ना हो उस ज्वाइंट वेंचर में, चाहे उनका शेयर कम क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट कंट्रोल। इनके अलावा ज्वाइंट ऑपरेशन को चलाने के लिए, ज्वाइंट वेंचर को चलाने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी होता है। तो ये चारों चीजें चाहिए, 3 तो चाहिए, ये फीचर है उसके कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए और ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए। प्लस उस ज्वाइंट वेंचर को चलाने के लिए देयर एग्जिस्ट ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक, जो बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन वेंचरर इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, कि आपके जो वेंचरर्स होंगे, वेंचरर्स वो लोग होते हैं जो ज्वाइंट वेंचर कैरी कर रहे होते हैं, वो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा, वो कैसे मिलके काम करेंगे, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट
डिफाइन करेगा। अगर आपके पास ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, बट ये नहीं है, तो भी आपका जॉइंट वेंचर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये तीनों चीजें तो फीचर ही हैं। साथ में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी होना चाहिए ताकि लड़ो ना बाद में जाके कि आप ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेंचरर, वेंचरर वो लोग जो ज्वाइंट वेंचर की पार्टीज होती हैं। ठीक, इन पार्टीज को, जो यहाँ पर हमने पार्टीज बोला ना, इन पार्टीज को हम वेंचरर बोलते हैं। तो उनके बीच का एक एग्रीमेंट होगा जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बोलेंगे। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा कैन बी रिटन एंड साइंड एग्रीमेंट। ठीक, रिटन और साइंड होगा। मीटिंग ऑफ वेंचरर्स, मीटिंग मिनट्स ऑफ वेंचरर्स मीटिंग, मिनट्स भी हो सकते हैं, आपकी मीटिंग के मिनट्स भी हो सकते हैं। सेपरेट आपका एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आपने जो मीटिंग की उसमें जो मिनट्स होते हैं, मिनट समझते हो आप, वो मीटिंग के मिनट्स होंगे, वो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा। आपका आर्टिकल ऑफ कंसर्न भी हो सकता है और आपके बायलॉज भी हो सकते हैं। बायलॉज जो आप इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आप कानून बनाते हो अपना, वो भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। इन चारों में से एक चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, एग्रीमेंट सेपरेट हो सकता है, रिटन और साइंड हो सकता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होगा। ठीक, आर्टिकल हो सकता है आपके एसोसिएशन का और आपके बायलॉज हो सकते हैं। इसका मतलब ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा, ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा। ये भी रिटर्न होते हैं, ये भी रिटर्न होते हैं, ये भी रिटर्न होते हैं और ये भी रिटर्न होते हैं। तो ये होना बड़ा जरूरी है, तभी आपके पास ज्वाइंट वेंचर आएगा। तो ये चार चीजें, ये 2 और मोर पार्टीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ज्वाइंट कंट्रोल और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट, ज्वाइंट कंट्रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इन्वेस्टर, वेंचरर कौन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इट इज अ पार्टी टू द ज्वाइंट वेंचर एंड हैज ए ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द ज्वाइंट वेंचर। ये आपका वेंचरर होते हैं। और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने पैसा तो लगाया होता है पर उनका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, सपोज करो हम किसी से पैसा लेके ज्वाइंट वेंचर चला रहे हैं, बट वो वेंचरर नहीं है, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, पैसा जरूर उसका इन्वॉल्व है, तो वो आपका इन्वेस्टर होगा, वो वेंचरर नहीं होगा। इट इज पार्टी टू ज्वाइंट वेंचर एंड डजंट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द ज्वाइंट वेंचर। वो वेंचरर नहीं है, वो ज्वाइंट वेंचर का पार्टी नहीं है, बस एक इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगा रखा है। उसको सिर्फ आपका डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उसे सिर्फ रिटर्न से मतलब है अपने से। जो कंपनी के वेंचरर्स होते हैं वो पार्टीज होती हैं जिनका ज्वाइंट कंट्रोल भी होता है, जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नोट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विल डिस्क्वालीफाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी कवर्ड अंडर ES 27। अगर आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है तो आप ES 27 के अंदर कवर नहीं होंगे। इस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, एक्टिविटी क्या क्या करोगे, ड्यूरेशन, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन और ज्वाइंट वेंचर, रिपोर्ट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी। अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई और है तो इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी और ज्वाइंट वेंचर, वोटिंग एंड राइट ऑफ वेंचरर्स, वोटिंग एंड राइट्स ऑफ द वेंचरर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द वेंचरर्स, कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द वेंचरर्स, ये शेयरिंग बाय द वेंचर ऑफ द आउटपुट, इनकम, एक्सपेंस, रिजल्ट ऑफ द ज्वाइंट वेंचर। ये सारी की सारी चीजें आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में मेंशन होती है। दोबारा बता देता हूँ, कौन कौन सी एक्टिविटी करोगे, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी और आपकी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या होगी। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन का मतलब रिपोर्ट कैसे करोगे, एज पर लॉ अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो कैसे रिपोर्ट करोगे। जैसे शेड्यूल 3 बनाना है, ES एप्लीकेबल है, तो वो क्या है आपकी रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, एज पर द लॉ क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आपका गवर्निंग बॉडी कैसे अपॉइंट की जाएगी, ऑफकोर्स गवर्निंग बॉडी तो होगी ना कोई जो डिसीजन मेकिंग करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वो कैसे अपॉइंट होगी, अगर कोई अदर गवर्निंग बॉडी है वो कैसे अपॉइंट होगी, और उनके वोटिंग राइट्स क्या होंगे, वेंचरर्स के, ज्वाइंट वेंचरर्स के, और वो सब चीजें, कितना कितना पैसा वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, आउटपुट को कैसे शेयर करेंगे, एक्सपेंस को, इनकम को कैसे शेयर करेंगे, प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, ये सारे का सारा आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा। इसका कंटेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द इकोनॉमिक कंट्रोल अमंग द वेंचरर्स। इट इंश्योर दैट नो वेंचर शुड हैव यूनिलेटरल कंट्रोल। इसलिए ये एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इज साइंड बाय ए पार्टी टू सेफगार्ड इट्स राइट्स। सच एग्रीमेंट विल नॉट मेक द पार्टी ए वेंचरर्स। देखो, अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को साइन कर दिया, दैट डजंट मीन्स कि आप वेंचरर बन गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एग्रीमेंट जरूर साइन किया हुआ है लेकिन आप इन्वेस्टर हो, तो दैट डजंट मीन कि आप वेंचरर भी हो। इफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इज साइंड बाय पार्टी टू सेफगार्ड इट्स राइट, मैंने अपना राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दैट डजंट मेक मी वेंचरर। मैंने कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको एसेट दिए, मैंने आपको लीज पे कोई एसेट दे दिया, तो मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करूंगा ना अपने एसेट को, अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए,
तो एग्रीमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि जो पार्टी एग्रीमेंट में साइन करेगी वो वेंचरर ही होगी, ऐसा नहीं जरूरी है। हाँ, अगर आप कोई एग्रीमेंट ज्वाइंट कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो तो वहां पर आप जो साइन करोगे वो आप वेंचरर बन जाओगे। ठीक, तो नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में आइडेंटिफाई वन वेंचरर एज एन ऑपरेटर और मैनेजर ऑफ द ज्वाइंट venture. He or his or her role is to execute the financial and operating decision taken by all the venture. तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप एक बंदे को क्या अपॉइंट कर दो, आप ऑपरेटर अपॉइंट कर दो या मैनेजर अपॉइंट कर दो, उसका काम होगा जो ज्वाइंट डिसीजन लिए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करना, उसका रोल होगा। क्लियर है? तो ये सब बेसिकली आपको ज्वाइंट वेंचर के मतलब तक आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मेन चीजें। ज्वाइंट वेंचर में ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, 2 से 2 ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन 4 में से कोई भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है, साइंड एंड रिटन एग्रीमेंट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी हो सकता है, वेंचरर्स की मीटिंग जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं उनके मिनट्स हो सकते हैं, आर्टिकल ऑफ द कंसर्न हो सकता है और बायलॉज हो सकते हैं। ज्वाइंट कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, यूनिलेटर कंट्रोल नहीं होगा, ज्वाइंट कंट्रोल होगा। ठीक है, वेंचर मैंने आपको बता दिया, ऐसी पार्टीज टू द ज्वाइंट वेंचर जिनका ज्वाइंट कंट्रोल होता है। इन्वेस्टर ऐसी पार्टीज टू द ज्वाइंट वेंचर जिनका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना बड़ा जरूरी है। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन दैट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप बाद में किसी चीज को लेके मिसमैनेज ना करो और यूनिलेटरल कंट्रोल ना आए किसी का, इसलिए हम लोग पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट डिसाइन कर लेते हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, मिलके लिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी ऑपरेटर को या मैनेजर को अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में अपॉइंट कर सकते हो जो चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। याद रखना वो डिसीजन नहीं लेगा, वो डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन तो कलेक्टिवली सारे जन के मिलके लेंगे। इनका रोल क्या होगा? ये उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वो आप अपॉइंट कर सकते हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? 4 फीचर चाहिए। अगर चारों फीचर कहीं पर पूरे होते हैं तो वो क्या है? ज्वाइंट वेंचर है। पार्टीज 2 से ज्यादा हो, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, तीसरा ज्वाइंट कंट्रोल हो, चौथा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो। ये चारों चीजें कहीं मिलके आएंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? ज्वाइंट वेंचर आएगा। बस इतना यहां तक पता होना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर आपके 3 फॉर्म के होंगे, एक ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, एक ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट, एक ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। ये 3 टाइप के आपके क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट वेंचर होंगे 3 टाइप के। यहां पर सिर्फ कंसोलिडेशन होता है, ना तो इसके ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है ना इसका कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये AS 27 सिर्फ यहां पर एप्लीकेबल हो। ये ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस है, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स है, इन दोनों के ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? कंसोलिडेशन नहीं होगी इसकी। एप्लीकेबल तो आई है, CFS नहीं बनेगा। CFS सिर्फ ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी होगा, सेपरेट एंटिटी होगी तभी आप उसको CFS में कंसीडर करोगे। नाउ ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन चला रहे हो। याद रखना, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो उसकी सेपरेट बुक्स नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। अब कोई भी काम कर रहे हो उसकी सेपरेट बुक्स या सेपरेट एंटिटी को आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो सर कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? मैं जो खर्चा कर रहा हूं मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप जो खर्चा कर रहे हो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते जा रहे हो और एक ऑपरेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हो। या सपोज करो आपने सड़क बनानी शुरू कर दी, सामने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने और मैंने मिलके, हमने कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई। मैंने बोला कि चलो जो मैं खर्चा करूंगा मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता रहूंगा, आप जो खर्चा करोगे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। सेपरेट बुक्स, सेपरेट एंटिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आप कैलकुलेट कर लेंगे मेमोरेंडम में कि सड़क को बनाने में कितना खर्चा आया, कितना प्रॉफिट लॉस आया, उसका प्रॉफिट लॉस हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये आपका ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन होगा। इसमें कोई सेपरेट बुक्स नहीं बनेगी। जब सेपरेट बुक्स बनेगी नहीं तो CFS बनाने का मतलब ही क्या है? तो वहां पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी नहीं बनेगी। तो की फीचर क्या है? ईच वेंचर हैज ओन सेपरेट सेट। मेरा अपना बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी फॉर ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के लिए आप सेपरेट बुक्स नहीं मेंटेन करोगे। ऑल वेंचरर्स आर क्रिएटिंग देयर ओन एसेट एंड मेंटेनिंग देम। मैं अपने एसेट क्रिएट करूंगा, आप अपने एसेट क्रिएट कर लेना। ईच वेंचर रिकॉर्ड ओनली हिज ओन ट्रांजैक्शन विदाउट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन फॉर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। मैं अपनी बुक्स मेंटेन करूंगा, अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, आप अपने हिस्से की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। जो आप ज्वाइंट वेंचर के लिए खर्च कर रहे होगे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। मैं जो ज्वाइंट वेंचर के लिए खर्च कर रहा हूँ मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर है? यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। देयर इज नो कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल ऑफ देम। देयर इज एग्रीमेंट होगा, ऑफ कोर्स एग्रीमेंट तो होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट तो होगा तभी ज्वाइंट वेंचर चला रहे हो।
वेंचरर यूज देयर एसेट फॉर द जॉइंट वेंचर, मैं अपने एसेट का इस्तेमाल करूंगा, आप अपने एसेट का इस्तेमाल करना। वेंचर अपनी जेबों से पैसा खर्च करेंगे और जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह आएगा वो आपस में बाद में बांट लेंगे, वो आपस में बाद में बांट लेंगे। ये फीचर है, सिंपल सी बात है। हम मिलके कोई काम करने लगे, हमें पता है ये टेम्परेरी काम है, एंटिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई लगातार लंबा काम तो है नहीं, 10 दिन का काम है। 10 दिन में मैंने अपनी जेब से खर्चा कर दिया वेंचर के लिए, आपने अपनी जेब से खर्चा कर दिया, मैंने अपने एसेट यूज कर दिया, आपने अपने एसेट यूज कर दिए। जो भी हिसाब किताब निकला मेमोरेंडम लेवल पे कैलकुलेट कर लिया और उसमें से जो मेरा हिस्सा बनता है मैंने रिकॉर्ड ले लिया और जो आपका हिस्सा बनता है, ठीक है। इसके लिए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट बुक्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये छोटे मोटे ऑपरेशंस को हम ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन बोलते हैं। याद रखना यहाँ कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बन रही है, खर्चे दोनों कर रही हैं। मैं अपने, हमारा एग्रीमेंट होगा, उसके हिसाब से मैं जो खर्चे करने वाला हूं मैं कर दूंगा, जो आप खर्चे करने वाले हो वो आप कर दोगे। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, हम जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वहां का वो आपस में एक पर्टिकुलर रेशियो में जो भी एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से बांट लेंगे। सेपरेट बुक्स नहीं है, ना ही कोई सेपरेट एसेट खरीदा है, ना ही सेपरेट प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन है। इन केसेस में अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट भी होता है तो मेमोरेंडम लेवल पे कैलकुलेट होता है, आप अपना हिस्सा निकालोगे, मैं अपना हिस्सा निकाल लूंगा, ठीक है। और जो मेरे हिस्से के खर्चे मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, जो आपके हिस्से के खर्चे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना, जो मेरे हिस्से के एसेट था वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, जो आपके हिस्से के एसेट हो वो तो आपकी बुक्स में ऑलरेडी होंगे। और जो गेन आएगा जो मेरे को बिलोंग करता है, जो हमने मेमोरेंडम बुक से निकाला होगा वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, आप अपनी रिकॉर्ड कर लेना। स्टैंड अलोन बुक्स बनेगी, कंसोलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। सीएफएस कैसे बनाओगे आप, आपके पास कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कंसोलिडेशन किसके साथ करोगे, ठीक है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एसेट दैट इट कंट्रोल एंड लायबिलिटीज दैट, ये मैंने आपको बता दिया सारा, मैं पढ़ देता हूं फिर भी। अकाउंटिंग इन ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, यहां पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस दोनों एक ही बात है। यहां पे सीएफएस अलग से बनती नहीं है, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो सीएफएस है दोनों एक ही बात है। यहां पर कोई सेपरेट बुक्स मेंटेन्ड नहीं होती है। द एसेट दैट इट कंट्रोल एंड लायबिलिटी दैट इट इनकर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द मेन बिजनेस। ऑफ कोर्स वही जो मेरा मेन बिजनेस होगा उसमें मैं अपने एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, जो मैंने इनकर की है और जो आपने इनकर की है वो अपने रिकॉर्ड कर लेना। एक्सपेंसेस दैट इट इनकर एंड इट्स शेयर ऑफ इनकम दैट इट अर्न फ्रॉम जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द मेन बिजनेस। सेम, जो मैं खर्चा करूंगा जॉइंट वेंचर के लिए वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, जो आप करोगे आप रिकॉर्ड कर लेना अपनी मेन बिजनेस की बुक्स में, और जो इनकम आएगी वो मैं अपनी मेन बिजनेस की इनकम में रिकॉर्ड कर लूंगा, आप अपने रिकॉर्ड कर लेना। सिंस एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन सेपरेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेंचरर्स, उनके मेन बिजनेस में रिकॉर्ड हो गया, देयरफॉर नो सीएफएस एंड अदर कंसोलिडेशन प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। आपको अदर कंसोलिडेशन प्रोसीजर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस है। क्लियर है, ये आपका ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस है। नेक्स्ट आ गया ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स। ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, ये भी सेम ही चीज है। इसमें हम ऑपरेशन नहीं करते, एक एसेट बना लेते हैं, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट क्रिएट कर लेते हैं। हमें पता है हम दोनों को उस एसेट की जरूरत पड़ेगी। कॉमन टाइप का बिजनेस हमारा, वी आर इनटू कंपटीशन, हम दोनों को उस एसेट की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग उस एसेट को कॉमनली बना लेते हैं। वो एसेट का सेपरेट बुक्स नहीं बनेगी, जो मैं खर्चा करूंगा जितना हिस्सा मेरे को बिलोंग करता है मैं अपनी बुक्स में उतना एसेट रिकॉर्ड कर लूंगा, और जो आप खर्चा करोगे वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे, और एसेट की ऑपरेशन से जो फायदा होगा वो प्रॉफिट बांट लेंगे। सिंपल ऑपरेशन की तरह ही है, यहाँ पे भी सेपरेट बुक्स नहीं बनने वाली। जैसे हमने कॉमन पाइपलाइन बिछा ली, मुझे भी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको भी चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस एसेट को ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे। उस एसेट का जितना पार्ट मेरी ओनरशिप में है मैं अपनी मेन बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, आपको जितना पार्ट बिलोंग करता है आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। उस एसेट की सेपरेट बुक्स नहीं बनती। अब हम उसको कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, कल को हमें कोई कमर्शियली उसको यूज करना है तो उसमें जो भी इनकम आएगी वो हम अपनी पर्टिकुलर रेशियो में बांट लेंगे। अगर हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो उसे कोई सच इनकम आने नहीं वाली, जितना मैं खर्चा करूंगा उसकी ऑपरेशन के ऊपर मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, जितनी उसकी कंस्ट्रक्शन में खर्चा होगा वो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। आप जितना खर्चा करोगे उस एसेट को बनाने में वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना, उसकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा करोगे आप अपने हिस्से का वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। अगर उससे कोई रेवेन्यू आ रहा है तो जितना रेवेन्यू मेरे को बिलोंग करता है मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, जितना आपको बिलोंग करता है आप रिकॉर्ड कर लेना। वो एसेट ज्वाइंटली हेल्ड होगा, उसकी सेपरेट बुक्स नहीं बनेगी, सेपरेट उसकी एग्जिस्टेंस होगी फिजिकली, बुक्स में वो पूरा एसेट कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको।
क्योंकि मैं अपने पार्ट का हिस्सा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और आप अपने पार्ट का हिस्सा आप रिकॉर्ड कर लेना। अगर आप उसको कमर्शियली यूज कर रहे हो तो उसका मेमोरेंडम निकाल के आप प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, वो आप अपने अपने प्रपोर्शन में बांट लीजिएगा। ठीक है, ये है बस सेम ऑपरेशन की तरह ही है। की फीचर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पर भी आपकी कोई सेपरेट बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज कॉमन कंट्रोल ओवर द ज्वाइंट एसेट, आप कॉमन कंट्रोल करते हो उसको। ठीक, वेंचरर यूज दिस एसेट टू ड्राइव सम इकोनॉमिक बेनिफिट टू देमसेल्फ, या तो खुद बेनिफिट लेते हैं और कई बार उसको कमर्शियली भी यूज करते हैं। मैंने आपको बोला हम दोनों पेट्रोकेमिकल में है और जिस वजह से हमें पाइपलाइन चाहिए थी, मेरे को भी चाहिए थी और आपको भी चाहिए थी, तो वी डिसाइडेड कि सेपरेट क्यों बनानी है, कॉमन बना लो। जितना जितना परसेंट हम यूज करेंगे उतने उतने परसेंट में खर्चा कर देते हैं, तो वो आपका ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट हो जाएगा। इसको हम अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे, जरूरी नहीं है आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करके इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। उस केस में आपको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका, और जो भी इससे रेवेन्यू आएगा वो आप अपने अपने पर्टिकुलर जो भी परसेंटेज होगी उसमें बांट लोगे। तो देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, देयर इज कॉमन कंट्रोल ओवर द ज्वाइंट एसेट्स, वेंचरर यूज दिस एसेट टू ड्राइव सम इकोनॉमिक बेनिफिट टू देमसेल्फ, अपने आप को इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे। ईच वेंचरर इनकर separate expenses for their transaction, expenses on jointly held asset are shared by venture as per the contract। हम अपना अपना एसेट खर्चा बुक इनकम जो भी हम खर्चा करेंगे वो अपनी अपनी बुक्स में, मैं अपनी बुक्स में और आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। अकाउंटिंग और ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट, यहाँ पर भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम ही बात है। यहाँ पर भी आपकी सेपरेट, क्योंकि ना तो एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है ना ही कोई एसेट एसेट कोई एग्जिस्ट कर रहा है सेपरेट बुक्स में, तो आपको सीएफएस बनाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ आपकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी इन देयर फाइनेंशियल। तो क्वेश्चन में ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई ये क्या चीज बनाने को बोल रहे हैं, कि ये ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन है या ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट है या ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी है। तो ध्यान देना, अगर नई कंपनी बना रखी है, नई एंटिटी बना रखी है तो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है, नहीं तो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट होगा या ऑपरेशंस हो गए। उनका मेमोरेंडम खाते बनने हैं, उनके प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मेमोरेंडम कैलकुलेशन होनी है। ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज में सेपरेट एंटिटी अदर देन ज्वाइंट वेंचर होगी, तो वो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी होगी। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या तो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन के होंगे जहां पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, या तो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट के होंगे। आपने उनका प्रॉफिट लॉस निकालने के क्वेश्चन आपको याद होगा, उनके प्रॉफिट लॉस निकालने के क्वेश्चन है, अपने मेमोरेंडम नेचर से उनका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है और वो आपस में बांट लेना है। ठीक है, और ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के केस में सेपरेट क्वेश्चन देगा कि भी ए और बी है, इन्होंने एक एंटिटी बनाई है, तो वो आपकी ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी होगी, वो थर्ड केस में चला जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है या ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट में आपको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है, उस पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। और ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में सेपरेट बुक्स होती है तो वहां मेमोरेंडम बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, in their financial statement venturer show only their share of asset and total expenses earned by total income earned by them along with total expenses incurred by them। ये मैंने आपको बता दिया। आप अपने अपने हिस्से का रिकॉर्ड करोगे, एसेट में जितना आपने खर्चा किया वो भी रिकॉर्ड करोगे, अपने अपने हिस्से का खर्चा जो करोगे वो भी अपने हिस्से का रिकॉर्ड करोगे, और उससे जो अगर कोई इनकम आ रही है वो भी अपने हिस्से की रिकॉर्ड करोगे। सिंस एसेट लायबिलिटीज income and expenses are already recognized in the separate financial statement and as a result इन CFS में भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सेपरेट। देयर इज नो अदर कंसोलिडेशन प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड इन CFS। जब कोई सेपरेट एंटिटी नहीं आ रही तो आपको CFS प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसको आपको मैंने आपको बता दिया था, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। ये ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज वो होती है, इनको ना काट दिया करो, पेपर में खामखा पढ़ने लग जाते हो। इट्स नॉट रिलेवेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? पेपर में दिनों में इररिलेवेंट बातें पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। जो हमें पता है कि पेपर में आने वाली है वही पढ़ना है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बस ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन और ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी में क्या फर्क होता है। तो अगर आप भी जाए पेपर में तो आप वैसे भी लिख दोगे। ठीक, ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज थर्ड आ गया। तीसरी टाइप का जॉइंट वेंचर होता है ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज। इसमें क्या होता है फीचर, यहां पर आप नई एंटिटी क्रिएट करते हो तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। अगर नई एंटिटी क्रिएट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी होगी। वेंचर क्रिएट ए न्यू एंटिटी फॉर देयर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। वो नई एंटिटी कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, पार्टनरशिप में भी हो सकती है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हो सकती है इन विच ईच वेंचर हैज एन इंटरेस्ट। ज्वाइंट कंट्रोल यहां पर भी होगा, तो वो कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हो सकता है
इन विच ईच वेंचर हैज एन इंटरेस्ट, जिसमें हर वेंचर का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। ऑल वेंचर, यहाँ पे क्या होंगे, सारे पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उस एंटिटी के लिए। ऑफ कोर्स सेपरेट एंटिटी में कंट्रीब्यूट करोगे ना आप, सेपरेट एंटिटी बना ली, मैं पैसा उसमें ट्रांसफर करूंगा, मैं एसेट उसमें ट्रांसफर करूंगा, आप भी पैसा उस एंटिटी में ट्रांसफर करोगे, उसके शेयर खरीदोगे, इन्वेस्ट करोगे शेयर कैपिटल में, ठीक है, आप अपने एसेट उसको ट्रांसफर करोगे और कंपनी उसके बदले में आपको शेयर इशू कर देगी। अब यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया, मैंने उस कंपनी को एसेट दे दिए, आपने उस कंपनी में पैसा लगाया, आपने उस कंपनी में एसेट दे दिए, कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी, वी बिकम द शेयर होल्डर। हाँ, कंट्रोल ज्वाइंट होगा, कंट्रोल ज्वाइंट होगा, ऐसा नहीं कि मैं मेजर शेयर होल्डर हूं तो मेरी चलेगी, नहीं, दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। अगर फिर तो मेजर शेयर होल्डर वाली बात होगी, फिर तो ज्वाइंट वेंचर ही नहीं है, तो उसके पास आ जाएगा, फिर वो उसके पास अपने रिसोर्सेज आ जाएंगे। जब उसके पास अपने रिसोर्सेज आएगा तो अपने एसेट रिकॉर्ड करेगा, अपनी लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेगा, अपने खर्चे करेगा, अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगा और फिर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। वो प्रॉफिट मेरा जितना बनता है मेरे हिस्से में आ जाएगा, सिर्फ मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा और आपके हिस्से में जितना प्रॉफिट आता है आप रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, वही है बस। फीचर, वेंचर क्रिएट ए न्यू एंटिटी फॉर देयर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, इन विच ईच वेंचर हैज एन इंटरेस्ट। ऑल वेंचर पूल देयर रिसोर्सेज अंडर ए न्यू बैनर एंड दिस एंटिटी परचेज इट्स ओन एसेट। हम अपने पैसा दे देंगे उनको, वो हमें इस बदले में शेयर अलॉट कर देगी। क्लियर, एंटिटी उसके बदले में हमें शेयर अलॉट कर देगी। ऑल वेंचर पूल देयर रिसोर्सेज अंडर न्यू बैनर एंड दिस एंटिटी, वो एंटिटी purchases its own asset, creates its own liabilities, expenses are incurred by entity itself and sales are also made by the entity itself। तो ये सारी चीजें एंटिटी खुद करने वाली है, हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नेट रिजल्ट ऑफ दिस एंटिटी शेयर्ड बाय द वेंचरर्स इन द रेशियो एग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। तो ऑटोमेटिकली हम जो भी नेट रिजल्ट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, हम अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी मेंटेन इट्स ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अपनी बुक्स खुद से बनाते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद से बनाते हैं। अब यहां पर अलग अलग हो जाएगा, स्टैंड अलोन बुक्स अलग हो जाएगी और एंटिटी की बुक्स अलग हो जाएगी, ठीक है। एंटिटी की बुक्स ऑफ कोर्स वेंचर की बुक्स यहाँ पे अलग होगी और एंटिटीज की बुक्स यहाँ पे अलग होगी। हम बात करें अकाउंटिंग इन केस ऑफ ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी, समझ आया ना। अभी तक तो सिर्फ वेंचर की बुक चल रही थी, ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन में वेंचर की बुक्स होती थी, उसी में रिकॉर्ड होता था सारा कुछ। ज्वाइंटली कंट्रोल एसेट में भी वेंचर की बुक्स होती थी, उसी में रिकॉर्ड होता था। इसमें क्या हो गया, इसमें एक सेपरेट एंटिटी होगी तो वेंचर की बुक्स अलग होगी और एंटिटी की बुक्स अलग होगी। हम पहले एंटिटी की बुक्स बात करते हैं। एंटिटी तो अपनी बुक्स एज पर द एप्लीकेबल लॉस बनाता है। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के हिसाब से बना लेगा, अगर प्रोप्राइटरशिप तो होगी नहीं, कंपनी है तो कंपनी के हिसाब से बना लेगा, या कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से बना लेगा। तो बुक ऑफ एंटिटीज सेपरेट बुक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एंटिटी और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता अगर वो कंपनी है तो शेड्यूल 3 फॉलो कर लेगा। अब आती है बुक ऑफ वेंचर, वेंचरर्स के बुक में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगी और सीएफएस भी बनेगा, ठीक है। सेपरेट में तो सिंपल हम दिखाएंगे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हमने उनको पैसा दिया, उसके शेयर अलॉट कर दिया हमने, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट फॉर अस, हमने तो पैसा ही लगाया ना उसमें। तो एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू ज्वाइंट वेंचर एंटिटी is recorded as per accounting standard 13. Any amount contributed to joint venture entity is recorded as per accounting standard 13। AS 13 के हिसाब से हम जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है टू बैंक हो जाएगा। अब शेयर में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो अल्टीमेटली AS 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑफ कोर्स कैसे कंट्रोल करोगे उसको, बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट एंटिटी। जितना पैसा, जितने एसेट हम दोगे उसके बदले में कंपनी हमें क्या देगी, शेयर दे देगी। अगर सिर्फ पैसा दे रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक, उसके बदले में एंटिटी आपको शेयर दे देगी, वेंचरर्स को शेयर इशू कर देगी। तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और ये AS 13 एप्लीकेबल होगा। जब आप कंसोलिडेशन करोगे तो कंसोलिडेशन आप यहाँ पे प्रपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करोगे। प्रपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड का मतलब जितना हिस्सा मेरे को बिलोंग करता है वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, जितना एसेट का हिस्सा आपको बिलोंग करता है। देखो कंसोलिडेशन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, मैं अपने एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, उसमें से ज्वाइंट वेंचर में से जितने हिस्से के एसेट लायबिलिटीज मेरे हैं उठा के मैं अपने में ऐड कर लूंगा, आप अपने में ऐड कर लेना। प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इसी को बोलते हैं। हम दो जाने हैं, दोनों का 50-50% एसेट और लायबिलिटीज में, तो ज्वाइंट वेंचर एंटिटी के 50% एसेट लायबिलिटीज मैं अपनी बुक्स में ले आऊंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा और आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। मेरे पास अपनी एसेट लायबिलिटीज होंगे, ठीक, और उसमें ज्वाइंट वेंचर एंटिटी के 50% एसेट जोड़ लूंगा और 50% लायबिलिटी जोड़ लूंगा। आप अपने
एसेट और लायबिलिटीज में ज्वाइंट वेंचर एंटिटी के 50% एसेट और 50% लायबिलिटी जोड़ देना, हो गया प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन। ये करना है आपने, ठीक। तो यहाँ पे अब क्योंकि आप फुल कंसोलिडेशन तो कर नहीं रहे ना, तो यहाँ एनसीआई नहीं आएगा, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। एनसीआई भी वही होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इंडियस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ना एनसीआई बोलते हैं। इंडियस पढ़ोगे उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसमें एनसीआई बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एनसीआई वो होता है। तो एमआई जो होता है वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि हम फुल कंसोलिडेशन कर ही नहीं रहे हैं। मैं अपने हिस्से के एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करूँ, आप अपने हिस्से के एसेट लायबिलिटी अपनी बुक्स में ले जाइए। दैट्स इट, ये कंसोलिडेशन का प्रोसीजर है, ठीक। फॉलो प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। एंट्री क्या होगी, आप अपने हिस्से के एसेट ले आना, आप अपने हिस्से की एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना, पीएडएल के लिए भी आप अपने हिस्से की इनकम रिकॉर्ड कर लेना, आप अपने हिस्से की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेना और इन्वेस्टमेंट खत्म कर देना, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अरे भाई, आप अपने हिस्से के एसेट रिकॉर्ड करोगे, आप अपने हिस्से की लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल भी तो बनाना है ना, तो अपने हिस्से की इनकम भी लेके आऊंगा, अपने हिस्से के एक्सपेंस भी लेके आऊंगा, अपने हिस्से के एसेट भी लेके आऊंगा, अपने हिस्से की लायबिलिटी भी लेके आऊंगा और इन्वेस्टमेंट खत्म कर दूंगा। ES 21 में याद है ना, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो यहां पर भी कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट खत्म कर दूंगा, उसके बदले में क्या लेऊंगा, अपने हिस्से के एसेट, अपने हिस्से की लायबिलिटीज, अपने हिस्से के इनकम, अपने हिस्से के एसेट्स, सॉरी एक्सपेंस, अपने हिस्से की इनकम आ जाऊंगा। तो इन एंट्रीज का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, ठीक है। शेयर इन एसेट लेके आऊंगा, शेयर इन एसेट्स, उसके बाद शेयर इन एक्सपेंस, शेयर इन इनकम, शेयर इन लायबिलिटीज। ये एक्सपेंस मेरे एक्सपेंस के साथ जुड़ जाएंगे, ये इनकम मेरी इनकम के साथ जुड़ जाएंगे, ये लायबिलिटीज बैलेंस शीट में मेरी लायबिलिटीज के साथ जुड़ जाएंगी, ये एसेट बैलेंस शीट में मेरे एसेट के साथ जुड़ जाएंगे और मेरी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। और इस एंट्री का जो डिफरेंस होगा, इफ एनी, तो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स होगा ही होगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर होगी, इन दिन डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। वो डिफरेंस गुडविल और कैपिटल रिजर्व में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। इसे प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है जी। तो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी है। चलिए, ये खत्म हो गया। तो ये था आपका बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। इसमें मेन यही है, छोटी छोटी चीजें रहेगी, मिसलेनियस पार्ट थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मीनिंग समझना है ज्वाइंट वेंचर का क्या होता है, वो 4 एलिमेंट जहां प्रेजेंट होगी वो ज्वाइंट वेंचर है। उसके बाद 3 टाइप की ज्वाइंट वेंचर हो सकती है, ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, ज्वाइंटली कंट्रोल एसेट, ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज। कंसोलिडेशन ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज में ही होती है और ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज में ही सेपरेट बुक्स होती हैं। बाकियों में तो हम मेमोरेंडम बुक्स बना के ही उनका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन का है या ज्वाइंटली कंट्रोल एसेट का है या ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी का है। अगर एसेट की बात हो रही है तो ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन है, सॉरी एसेट है, तो उसका प्रॉफिट लॉस उन्होंने मेमोरेंडम नेचर से निकाल रखा होगा, ठीक है। वो बनाना तो पड़ेगा, मेमोरेंडम नेचर का होगा। और ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन का भी प्रॉफिट लॉस निकालना होगा तो मेमोरेंडम नेचर का ही होगा, ठीक है। फिर आपस में बांट लेंगे और फिर सिमिलरली जो अपनी ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी होगी उसमें सेपरेट बुक्स होती है तो अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, उनको कंसोलिडेशन भी करना पड़ेगा। क्लियर है जी? हाँ जी, हाँ जी, यही कर लूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिसलेनियस पॉइंट अब थोड़े से रह गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कंसोलिडेशन का प्रोसीजर क्लियर हो गया, इसको प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड बोलते हैं। एसोसिएट में इक्विटी मेथड बोलते हैं और एएस में फुल कंसोलिडेशन होती है। एएस 21 में सब्सिडरी में तो फुल कंसोलिडेशन होती है, यहाँ प्रपोर्शनेट होती है। ज्वाइंट वेंचर में, एसोसिएट में इक्विटी मेथड से कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, वो तो एएस 21 से बनानी होती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस इज मेमोरेंडम अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर 21। तो वही वो बोल रहे हैं कि ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन है तो उनके लिए हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट लॉस की मेमोरेंडम अकाउंट से करेंगे, और अगर आपका ज्वाइंटली कंट्रोल एसेट है उसके लिए भी जो भी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करेंगे वो आप मेमोरेंडम अकाउंट से ही करोगे। प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में हम, इट इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वेयर बाय ए वेंचर शेयर, एसेट में अपना शेयर जोड़ लीजिए, लायबिलिटी में अपना शेयर जोड़ लीजिए, इनकम में अपना शेयर जोड़ लीजिए और एक्सपेंस में अपना शेयर जोड़ लीजिए, और फिर ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस आएगा इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर लोगे, जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले पेंडिंग किया था, एग्जाम के लिए आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
ये बता दिया। कब हम डिस्प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड को करना बंद कर देंगे? ऑफ कोर्स जब आपका ज्वाइंट कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जब तक ज्वाइंट कंट्रोल है, ये हम बात कर रहे हैं ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी की, क्योंकि वहीं पर कंसोलिडेशन करनी है। अगर आपकी ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी है लेकिन आपका उस पर ज्वाइंट कंट्रोल खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? आप प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करना बंद कर दोगे, या फिर आपकी ज्वाइंट वेंचर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तब भी आपको कंसोलिडेशन करना बंद कर देना है। ज्वाइंट वेंचर ऑपरेट अंडर सेवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर फंड टू द वेंचरर्स, तब भी आपने प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाना बंद कर देना है। सेम जैसे AS 23 में था। क्लियर है? और बस ऑफ कोर्स जब आप बंद करोगे तो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे दिखा दोगे और अपना प्रपोर्शनेट मेथड खत्म कर दोगे। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंटली, ये नोट पढ़ लीजिए। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द डेट ऑफ व्हेन ज्वाइंट वेंचर रिलेशनशिप सीजेस टू एग्जिस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एज कॉस्ट देयर आफ्टर। वही आप जो भी आप, अगर आपका ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया तो आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करोगे। जब आपका ज्वाइंट कंट्रोल खत्म हो गया, ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है अब, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट तो कर रखा है ना, तो उसको AS 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको आप आगे पहले तो एक बार फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, आगे फिर कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते जाओगे। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज एंड वेंचरर शुड बी सेम। दोनों की रिपोर्टिंग डेट सेम होनी चाहिए। अगर आपको प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड करना है, ये तो है ही है, दोनों की सेम होनी चाहिए। किसने कंसोलिडेशन करनी है? वेंचरर ने। याद रखना, सब्सिडरी होल्डिंग में होल्डिंग कंसोलिडेशन करती है, एसोसिएट में इन्वेस्टर करता है। एसोसिएट में AS 23 में इन्वेस्टर करता है कंसोलिडेशन, यहां पर वेंचरर करते हैं। AS 27 में वेंचरर कर रहे हैं कंसोलिडेशन। तो वेंचर की बुक का जो रिपोर्टिंग डेट है और जो ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी की रिपोर्टिंग डेट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आपको फिर वो जो डिफरेंस है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट तीनों AS में, AS 21 में भी है, 23 में भी है और 27 में भी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी की सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए होती है ये यूनिफॉर्म पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी एंड वेंचर शुड बी यूनिफॉर्म फॉर द सिमिलर ट्रांजैक्शंस। अगर ट्रांजैक्शन ही अलग अलग है फिर तो आप डाइवर्स फॉलो करोगे ही करोगे। सपोज करो मेरी ट्रांजैक्शन अलग है, आपकी ट्रांजैक्शन अलग है, मेरी ट्रांजैक्शन पे अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है, आपकी अलग फॉलो होती है, फिर उसमें यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए हमारी वेंचरर्स की और ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज की अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म नहीं है तो वेंचरर ठीक करेंगे, एंटिटी ठीक नहीं करेगी। ये रिवर्स है। देखो, होल्डिंग सब्सिडरी में किसको ठीक करना होता है? सब्सिडरी को। AS 21 में, AS 23 में एसोसिएट कंपनी ठीक करती थी। यहां पर उल्टा है, यहां पर जो कंसोलिडेट कर रहा है वो ठीक करेगा। ठीक है, हम यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है वो ठीक करेगा। द अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट यूनिफॉर्म। इफ द अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट यूनिफॉर्म, एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय वेंचरर्स। वेंचरर्स एडजस्टमेंट करेंगे, ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी नहीं ठीक करेगी। ठीक है, उसके बाद और नो एडजस्टमेंट शुड बी मेड बिटवीन एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस विद अनदर एसेट लायबिलिटीज। ये छोड़ दीजिए, इसलिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे आप अपनी बुक्स में नॉर्मली। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो पार्टी टू द ज्वाइंट वेंचर तो होती है लेकिन उसका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो अपनी बुक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फॉलो कर लेगा, और अगर CFS है तो उसमें जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कितने % उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके हिसाब से वो एस एप्लीकेबल फॉलो कर लेगा। और जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर याद है ना कौन होगा? जो हमने पॉइंट किया था, उसको जो भी आप पे करोगे वो एक्सपेंस ट्रीट कर लोगे और ऑपरेटर की बुक्स में ये रेवेन्यू बन जाएगा। ऑपरेटर अपनी बुक्स भी तो बनाएगा, उसको जो भी पे करोगे करना तो पड़ेगा आपको। तो आपकी CFS की बुक्स में एक्सपेंस बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? ऑपरेटर अपनी बुक्स में उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लेगा, इनकम ट्रीट कर लेगा, उसकी तो इनकम ही है। उसके बाद अगर ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी की कोई कमिटमेंट है या कंटीजेंट लायबिलिटीज है, उसमें जितना मेरा हिस्सा बनता है वेंचरर को वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। इसमें पहले हमने ज्वाइंट वेंचर का मीनिंग समझा, फिर हमने समझा कि ज्वाइंट वेंचर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ज्वाइंटली कंट्रोल एसेट क्या होते हैं, फिर ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज क्या होती हैं। कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज में पड़ेगी
ठीक है, जिसमें वेंचर की अलग बुक हो जाएंगी और एंटिटी की अलग बुक्स हो जाएगी। एंटिटी अपनी बुक्स का प्रॉफिट लॉस खुद से कैलकुलेट कर लेगी और वेंचर्स अपने बुक्स में दो चीजें करेंगे, एक तो स्टैंड लोन में अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे एस तेना के हिसाब से जो उन्होंने ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी में पैसा लगाया होगा, और दूसरा जब वो सीएफएस बनाएंगे तो प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो कर लेंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। मिसलेनियस में प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड कब करना बंद करना है वो मैंने आपको बता दिया, जब आपका ज्वाइंट कंट्रोल खत्म हो जाएगा या ज्वाइंट ऑपरेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। ठीक है, जो ज्वाइंट आपके वेंचर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तब आपने प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाना बंद कर देना है। ठीक, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, रिपोर्टिंग डेट आपको सेम रखनी है, और अगर नहीं सेम है तो 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस, अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि रिपोर्टिंग डेट सेम कर दो ज्वाइंट वेंचरर्स की और ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी की, तो 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। अगर नहीं सेम हो रही है सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए तो वेंचर्स को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फिर देन और जो आपका इन्वेस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली सीएफएस में अपना जितना भी उसने पैसा लगाया होगा जॉइंट वेंचर में, उसका जॉइंट कंट्रोल नहीं है इन्वेस्टर का, तो एस 13 में दिखा देगा, और अगर उसको कंसोलिडेशन एप्लीकेबल है तो वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी रिस्पेक्टिव रहेगा उसके हिसाब से कंसोलिडेशन कर लेगा। जो आपका ऑपरेटर है जिसको आप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो एक्सपेंस बन जाएगा जो आपने अपॉइंट किया था, और उसके लिए वो रेवेन्यू बन जाएगा, एस 9 में वो डील कर लेगा। इसके अलावा अगर ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी की कमिटमेंट और कंटीजेंट लायबिलिटीज है उसमें जितना आपका हिस्सा बनता है हर वेंचर अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। तो हमने कंसोलिडेशन के तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिए हैं, एस 21 भी कर लिया है, एस 23 भी कर लिया है एसोसिएट की कंसोलिडेशन, और एस 27 भी कर लिया है। जब भी आप इनकी तैयारी करोगे तो आपको तीनों लेक्चर इकट्ठे लगाने हैं, साइमल्टेनियसली तैयार करना है। कंसोलिडेशन में टाइम लगेगा, ये तो आधे 15-20 मिनट में आपके साथ एएस तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।